Hello everyone, welcome to KC Nandan Academy. Today I'm here with a new topic that is maintenance. ठीक है, जो हमारे करिकुलम है उसमें मेंटेनेंस जो है वो 2 एक्ट के अंतर्गत दी गई है, दैट इज़ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 भी मेंटेनेंस की बात करता है, और एक हमारा दूसरा एक्ट दिया गया है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ठीक है, 1956, उसमें भी मेंटेनेंस की बात करी गई। जो हिंदू मैरिज एक्ट में मेंटेनेंस की बात करी गई है वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ के रिगार्डिंग बात करी गई है, और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में मेंटेनेंस की जो बात करी उसमें सिर्फ वाइफ नहीं है, आपके और भी जो डिपेंडेंट्स हैं जिनको आपको मेंटेन करना है उनके बारे में बात करी गई है। तो जब हम लोग मेंटेनेंस की बात करेंगे तो इसको, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है या टॉपिक आता है कि मेंटेनेंस के बारे में करिए, तो आपको दोनों ही एक्ट को इसमें समराइज करके उसको डिस्कस करना पड़ेगा कि मेंटेनेंस हम हिंदू लॉज में 2 एक्ट्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मेंटेनेंस हिंदू मैरिज एक्ट में अगर हम बात करते हैं तो वो सेक्शन 24 और 25 के बारे में बात करता है। सेक्शन 24 और 25 में मेंटेनेंस की बात की जाती है। उसके अलावा ये क्या कहता है, देयर आर 2 टाइप मेंटेनेंस दैट कैन बी क्लेम्ड। एक तो टेम्परेरी मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस पेंडेलाइट, इसमें व्हेन इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट ईदर द हस्बैंड और द वाइफ, देखिए दोनों की ही बात हो रही है, देखिए, ठीक है, हैज़ नो इंडिपेंडेंट इनकम सफिशिएंट फॉर हिज और सपोर्ट, द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द वाइफ और द हस्बैंड ऑर्डर द रिस्पोंडेंट टू पे टू द पिटिशनर द एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग और एंड monthly during the proceeding such sum as having to the petitioner's own income and the income of the respondent, it may seems to the court to be reasonable। अगर ये टेम्परेरी मेंटेनेंस, अगर हस्बैंड या वाइफ आपके पास कोई जो इनकम है, अगर उनकी इनकम है भी वो सफिशेंट नहीं है कि वो अपने आप को मेंटेन कर सके, तो कोर्ट जो है, अगर आप उसमें 24-25 के तहत, यानी कि 24-25 के तहत अगर आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं कोर्ट में, तो वहाँ पर कोर्ट जो है वो ऑर्डर दे सकता है रिस्पोंडेंट को, यानी कि अगर हस्बैंड ने डाली है पिटिशन मेंटेनेंस की तो वाइफ को कर सकता है, या वाइफ ने डाली है तो हस्बैंड को कर सकता है, ऐसा अमाउंट जो कि उसकी प्रोसीडिंग, यानी कि जो आपका केस चल रहा है उसकी प्रोसीडिंग के जो एक्सपेंसेस होते हैं, भाई वकीलों का खर्चा है, आने जाने का खर्चा है वो, या फिर एक ऐसा अमाउंट जो मंथली कोर्ट को लगता है एक रीजनेबल अमाउंट है, उसको क्या कहते हैं, कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर सकता है। वट एवर द कोर्ट डीम्स फिट कैन ऑर्डर सच अमाउंट। ऐसा नहीं है कि आपने मांगा 1 लाख रुपए तो कोर्ट आपको जो है 1 लाख रुपए का मेंटेनेंस अमाउंट जो है वो सैंक्शन कर देगा। जहाँ पर जितना कोर्ट को सेटिस्फाई होता है कि भाई इतनी तुम्हारी इनकम है या नो इनकम है, तो वहाँ पर जितना आपको खर्चा कोर्ट को सही लगता है कि इतना बहुत है, इतना जायज़ खर्चा है, तो उतना आपको कोर्ट जो है ऑर्डर करेगा, ठीक है। यह है टेम्परेरी मेंटेनेंस। परमानेंट मेंटेनेंस की बात करते हैं तो मेंटेनेंस इस तरीके की मेंटेनेंस जो है वो ग्रांट की जाती है परमानेंटली आफ्टर द डिस्पोजल ऑफ द प्रोसीडिंग फॉर अ सेपरेशन और डाइवोर्स। जब आप डाइवोर्स लेते हैं तो एक परमानेंट एलिमनी के तौर पर जो है वो अमाउंट जो दिया गया है वो आपका जो है वो परमानेंट मेंटेनेंस कहलाता है। अगर आप डिवोर्स लेते हैं तो आपको अगर साथ के साथ एलिमनी भी चाहिए तो वहाँ पर सेक्शन 25 के थ्रू आप एप्लीकेशन पिटीशन डालते हैं। द एप्लीकेंट बीइंग ईदर द हस्बैंड और द वाइफ इज एंटाइटल्ड टू रिसीव हिज मेंटेनेंस फ्रॉम द स्पाउस इन द फॉर्म ऑफ ग्रॉस सम और मंथली सम फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग द लाइफ टाइम ऑफ द एप्लीकेंट और अंडर द एप्लीकेंट अंटिल द एप्लीकेंट रीमैरिज। या तो वो ये कहता है कि इनको मेंटेन करना होगा जब तक मेरी दूसरी शादी नहीं हो जाती, या फिर मुझे इतना होलसम अमाउंट जो है वो चाहिए। तो जहाँ यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि आप कितना, अगर टोटल अमाउंट अगर आप कहते हैं तो कोर्ट उतना ही आपको ग्रांट करता है। जो भी अमाउंट कोर्ट को रीजनेबल लगता है कि हाँ इतना सफिशिएंट है, तो उतना कोर्ट जो है आपको ग्रांट करता है एट द टाइम ऑफ सेपरेशन और द डिवोर्स जो है आपके सेपरेट के प्रोसीडिंग्स के दौरान। तो जो आपका सेक्शन 24 है वो टेम्परेरी मेंटेनेंस की बात करता है। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग चल रही है, भाई मेरे आने जाने का मेरे पास खर्चा नहीं है, मेरे माँ बाप देते हैं, मैं तो कुछ नहीं कर पाती हूँ, या मेरी जो अर्निंग है, आप अपनी जो अर्निंग करते हैं उसकी सैलरी स्लिप लगाते हैं, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, उसमें मेरे प्रोसीडिंग्स भाई मैं अपना खर्चा करूँ या फिर ये कि कोर्ट के चक्कर काटूँ और कोर्ट में वकीलों की फ़ीस वगैरह दूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इस प्रोसीडिंग के में कॉस्टिंग को अफोर्ड कर सकूँ, तो वहाँ पर कोर्ट जो है वो टेम्परेरी मेंटेनेंस के तौर पर सेक्शन 24 में आपको ग्रांट करता है। और परमानेंट जो है वो आप जब सेपरेट हो जाते हैं, ख़त्म करते हैं अपनी मैरिज को, तब ग्रांट किया जा सकता है। यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही क्लेम कर सकते हैं। कितना अमाउंट कोर्ट देगी, कितना कोर्ट अग्री करेगी, वो कोर्ट के ऊपर है। वट एवर द कोर्ट शैल डीम फिट, वो उसी तरीके का ऑर्डर देती है।
उस इसमें केसेस हैं. द इलाहाबाद हाई कोर्ट हेल्ड दैट द ऑब्लिगेशन ऑफ फादर इन लॉ शैल नॉट बी एनफोर्सेबल इफ ही हैज़ नो मीन्स टू मेंटेन हिज डॉटर इन लॉ फ्रॉम एनी कोपासनी प्रॉपर्टी इन हिज ऑब्सेशन आउट ऑफ विच डॉटर इन लॉ हैज़ नॉट ऑब्टेन एनी शेयर. यहाँ पर जो बहू है, विधवा बहू है, उसके लिए नहीं कहा, जो डॉटर इन लॉ है, जो बहू है, उसके ऊपर फादर इन लॉ जो है कोई भी कोपासनरी प्रॉपर्टी, इसका मतलब वो जॉइंट है और उसका कोई पार्टीशन नहीं हुआ है, उसमें जो फादर इन लॉ है वो ऑब्लिगेटरी नहीं है अपने डॉटर इन लॉ को मेंटेन करने के लिए, अगर डॉटर इन लॉ का वहाँ पर कोई हिस्सा ही नहीं बनता है और उनके पास भी कोई सफिशिएंट मेंटेन करने के लिए मीन्स नहीं है. ठीक है. अमरकांता सेन वर्सेस सुवाना सेन में कोलकाता हाई कोर्ट ने हेल्ड किया कि इवन इफ द वाइफ इज लिविंग इन अडल्ट्री ऑन जस्टिटी शी हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद अ स्टार्विंग मेंटेनेंस. इट ऑल्सो लेड डाउन दैट इफ शी इज एबल टू मेंटेन हर्सेल्फ देन देयर इज नो नीड फॉर एनी काइंड ऑफ मेंटेनेंस दैट हैज़ टू बी प्रोवाइडेड. अगर जैसे मैंने आप लोगों को 1960 का केस है, तो आज चीज़ें काफ़ी बदल गई और उसके अकॉर्डिंगली कोर्ट जो है अपने हिसाब से डिसीजन देता है. पहले क्या था कि भाई अगर आप अडल्ट्रस रिलेशनशिप में हैं, आप शादी से बाहर एक अडल्ट्री एक्ट करते हैं, तो वहाँ पर आप मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते हैं. इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि मेंटेनेंस अगर वो ऐसी कंडीशन में, वो अडल्ट्रस एक्ट में तो है लेकिन वो भूखी मर रही है, वो कुछ नहीं कर सकती है, तो वहाँ पर वो कुछ अमाउंट जो है हाई कोर्ट जो है वो मेंटेनेंस के तौर पर प्रोवाइड करवा सकता है. ठीक है. उसके बाद मैंने आपसे ये कहा कि जब हम मेंटेनेंस की टॉपिक की बात करेंगे, तो मेंटेनेंस अगर आपके पास टॉपिक आता है कि आप डिस्कस करिए, मेंटेनेंस को डिस्कस करिए, तो आप हिंदू लॉज में मेंटेनेंस हम हिंदू मैरिज एक्ट में पढ़ते हैं और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में पढ़ते हैं. तो हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 24 और 25 के तहत बात करते हैं टेम्परेरी और परमानेंट मेंटेनेंस, और जो आपका सेक्शन हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट है उसमें सेक्शन 18, 19 और 20 की बात करते हैं. तो मेंटेनेंस जो है आपका इस एक्ट के तहत हामा बोला जाता है, इसको एक वैसे लैंग्वेज में हामा की बात करते हैं. अगर शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो उसमें मेंटेनेंस को बताया गया है कि मेंटेन का मतलब है खाना, कपड़ा और मकान, और जो बेसिक नीड्स जैसे एजुकेशन है, मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, वो सारी जो है मेंटेनेंस के अंतर्गत आती हैं. ठीक है. तो जो सेक्शन हिंदू हामा के तहत ये लेट डाउन किया है कि दिस एक्ट प्रोवाइड्स रूल्स फॉर मेंटेनेंस फॉर वाइफ, चिल्ड्रन, एजेड और इन्फर्म पेरेंट्स, विडोड, डॉटर इन लॉ एंड डिपेंडेंट्स. ये सब मेंटेनेंस में हामा के अंतर्गत आते हैं. द मेन रीजन बिहाइंड द प्रोविजन ऑफ मेंटेनेंस टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट. आपको जहाँ पर जो लोग अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए जो है ये मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट डाला गया है, और उनमें मेंटेनेंस में कौन कौन क्लेम कर सकता है उनको इंक्लूड किया गया है. कौन कौन आते हैं, हु कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर हामा? वाइफ कर सकती है. ठीक है. आप हिंदू मैरिज एक्ट के तहत नहीं जा रहे हैं, आप हामा के तहत जा रहे हैं, तो वाइफ कर सकती है. आपकी विधवा जो बहू है, जो आपके साथ रहती है, वो अपने आप को अर्न नहीं कर रही है, तो कर सकती है. आपके बच्चे कर सकते हैं कि भाई मुझे मेंटेनेंस का खर्चा चाहिए, लेजिटिमेट हो, चाहे जायज़ हो या नाजायज़ हो. लड़की भी जायज़ हो या नाजायज़ हो, अगर उसकी शादी नहीं हुई हो तो आपको मेंटेन करने की ऑब्लिगेशन है. मैरिड डॉटर अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, यहाँ पे मैंने क्योंकि अनवेडेड की बात करी थी, लेकिन अगर मैरिड डॉटर है, आपने ऐसे घर में शादी करती है जिसके वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में अगर आपकी डॉटर भी मेंटेन नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पर भी आप पूरा मेंटेनेंस की बात नहीं करें, लेकिन हाँ कुछ अगर आप चाहें, अगर वो चाहती है कि मुझे मेंटेनेंस के पैसे दिए जाएं, तो वहाँ पर कोर्ट आपको उसे दिलवा सकती है, अगर ऐसी कंडीशन है जहाँ पर वो मेंटेन नहीं कर पा रही. पेरेंट्स की बात करते हैं, आपके जो मदर फादर हैं उनकी हम लोग बात करते हैं, और एनी अदर डिपेंडेंट पर्सन में भी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन आते हैं. राइट. मेंटेनेंस ऑफ वाइफ की बात करते हैं. यहाँ पर देखिए वाइफ की बात हुई थी ना, तो वाइफ किस में आ रही है? सेक्शन 18 में आ रही है. ठीक है. वाइफ जो है वो सेक्शन 18 में आती है, और वो क्या कहती है? द हस्बैंड इज ऑब्लिगेटेड टू मेंटेन हिज वाइफ ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम. ऑब्लिगेशन है विच बिगन्स विद मैरिज एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट द मैरिटल रिलेशनशिप. जब तक आपकी शादी है तब तक वो आपको कंटिन्यू रहती है. अगर आपकी वाइफ आपके साथ रह रही है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि उसको मेंटेन करें. अगर वो बिना किसी रीज़न के आपको छोड़ देती है, बिना किसी रीज़न के, तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है उसको मेंटेन करने के लिए. ठीक है. सेक्शन 18 यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्योंकि लास्ट मैंने आपसे बात करी ना, अनजस्टिफाइड रीज़न से अगर वो छोड़ देती है, आपको रीज़नेबल कॉज नहीं है, तो यहाँ पर बताया गया है कि एक बहू जो है, एक लड़की, सॉरी
वाइफ जो है अगर वो हस्बैंड से रहती है और उसके पास एक जस्टिफाइड रीज़न है, जस्टिफाइड रीज़न की लिस्ट भी सेक्शन 18 क्लॉज 2 देता है। या क्या कहता है, कौन से जस्टिफाइड रीज़न हो सकते हैं? इफ़ द हस्बैंड इज डिजर्टेड फॉर एनी पीरियड ऑफ टाइम, अगर हस्बैंड ने उसको 1-1.5 साल तक उसे छोड़ ही दिया था, ठीक है, और अब वो आ जाता है, तो वहाँ पर जो वाइफ है वो अलग रह सकती है कि मुझे ऐसे ही छोड़ के चले गए थे, मुझे नहीं रहना, तो तब भी वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। इफ़ द हस्बैंड ने ट्रीटेड हर विद द क्रुअल्टी, देखिए क्रुअल्टी करने के लिए, चाहे फिजिकल और मेंटली दोबारा पिटने के लिए या दोबारा मेंटली डिप्रेस होने के लिए तो नहीं साथ में रहेगी। अगर वो अलग रहती है तो वहाँ पर वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। इफ़ द हस्बैंड इज सफरिंग फ्रॉम विरुलेंट फॉर्म ऑफ लेप्रेसी, अगर एक ऐसी बीमारी से ग्रसित है जो कि कम्युनिकेबल है, वो उसे भी हो सकती है, तो वहाँ पर वाइफ जो है वो सेपरेटली रह सकती है। और अगर हस्बैंड जो है उसको पैसा नहीं दे रहा है क्योंकि वो अलग चली गई, मैं तो नहीं दूंगा पैसे, रहती तो मेरे साथ रहती तब तो मैं देता, तो अगर वो क्लेम करना चाहती है तब भी वाइफ कर सकती है। इफ़ ही हैज़ अनदर लिविंग वाइफ, अगर इसमें जो वाइफ है वो अगर के होते हुए दूसरी वाइफ रखता है तो क्या कहते हैं, वो अलग रह सकती है, मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। बाइगेमी के लिए उसको चार्ज करा सकती है, साथ के साथ उससे डिवोर्स भी ले सकती है, ठीक है, क्योंकि वो बाइगेमी में अलग दूसरे उनसे रह रहा है, तो फिर वो डिवोर्स भी ले सकती है, मेंटेनेंस भी ले सकती है। इफ़ ही कीप्स अ कॉन्कुबिन एट होम और एनी अदर प्लेस, अगर वो किसी मिस्ट्रेस के साथ रहता है, उसी को घर में लाकर रख रखा है, शादी तो नहीं कर रखी लेकिन एक औरत घर में ला कर रख रखी है या फिर किसी और जगह पर रख रखी है, तो वाइफ जो है वो अलग रह सकती है हस्बैंड से, क्योंकि और मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। अगर हस्बैंड ने किसी और रिलीजन में कन्वर्ट कर दिया है तब भी वाइफ अलग रह सकती है, एक जस्टिफाइड रीज़न है और मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, या फिर और कोई रीज़न जिस वजह से वो रह रही हो, अगर कोर्ट को रीजनेबल लगता है तो वो अलग मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। द वाइफ विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू लिव इन सेपरेट रेसिडेंस इफ़ शी हैज़ बीन अनचेस्ट और हैज़ कन्वर्टेड टू एनी अदर रिलीजन। आप मेंटेनेंस नहीं क्लेम कर सकते और ना ही ये कह सकते हैं कि मैं अलग रहूँगी, क्यों? क्योंकि वो अडल्ट्रस एक्ट में है और उसने या फिर उसने किसी और धर्म में, रिलीजन में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है, तो वो मेंटेनेंस भी क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद सेक्शन 19 आपका डॉटर इन लॉ के बारे में, जो विधवा बहू है उसके बारे में बताता है कि अगर उसने रीमैरिज नहीं करी है और वो आप ही के साथ रह रही है और वो खुद से अनएबल है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, या और उसका जो एस्टेट यानी कि उसके नाम से जो भी प्रॉपर्टी है वो क्या कहते हैं, वो उसको नहीं मिली है या उसके नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, ना तो उसको हस्बैंड के थ्रू कुछ मिला है, ना उसके माता पिता के थ्रू, या उसके बच्चों के नाम पर भी कुछ नहीं है जो कि वो फिनेंशियली जिससे सपोर्ट ले सके, तो भी वो आपको जो फादर इन लॉ है उन्हें मेंटेन करना पड़ेगा अपनी बहू को, ठीक है। लेकिन फादर इन लॉ कब मना कर सकते हैं या फिर लाइबल नहीं है मेंटेन करने के लिए, जब फादर इन लॉ के पास खुद के पास कुछ नहीं है और बहू को भी कुछ नहीं मिला, ठीक है, या फिर बहू ने दोबारा शादी कर ली, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एजेड पेरेंट्स, द एक्ट प्रोवाइड्स द हिंदू इज ऑब्लाइज टू मेंटेन हिज हर पेरेंट्स। हिज हर पेरेंट्स में क्या आता है का मतलब है लड़का, आदमी, हस्बैंड और वाइफ जो है दोनों ही केस में आता है। ऐसा नहीं है कि भाई जो मेल है उसी के ऊपर ऑब्लिगेशन है, फीमेल को भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। एंड एजेड और इन्फॉर्म पेरेंट्स इफ़ दे आर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्व्स आउट ऑफ देयर ओन अर्निंग्स, जो वो कमाते हैं उससे खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन बनता है, चाहे मेल हो फीमेल हो, उनके बच्चे हुए, उनके पेरेंट्स हुए, उनको ऑब्लिगेशन बनता है कि वो उनको मेंटेन करें। द जो टर्म है चिल्ड्रन वो इंक्लूड करता है बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, मेजॉरिटी हो चुकी है और मेजॉरिटी हो चुकी है तब तक तो आपका ऑब्लिगेशन बनता है कि मेंटेन करें। उसके बाद भी कई बार जैसे अनसाउंड माइंड का है, 18 साल से ऊपर का हो गया लेकिन अनसाउंड माइंड का बच्चा है, मेंटली अनस्टेबल है, तब भी आपके ऑब्लिगेशन बन जाती है उसको मेंटेन करने की। और जो बच्चों में इंक्लूड होता है लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट दोनों ही चिल्ड्रन होते हैं। और पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स आपके रियल पेरेंट्स भी नहीं है, अगर ए पर्सन है उसके जो फादर हैं, आपकी जो मदर है वो उसकी डेथ हो चुकी है और वो स्टेप मदर यानी कि आपकी सौतेली माँ लेकर आए हैं, तो अगर उस सौतेली माँ के खुद के कोई सन या डॉटर नहीं है तो इन सौतेली माँ को भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट की बात करते हैं। मेन तो आपके 18, 19, 20 में सब इंक्लूड होते हैं, लेकिन ये अलग पार्ट से न्यू राइट्स ऑफ सर्टेन पर्सन्स को इंक्लूड किया गया एज अ डिपेंडेंट। डिपेंडेंट्स आर रिलेटिव ऑफ डिसीज्ड हिंदू एंड दे क्लेम मेंटेनेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड इन द हैंड्स ऑफ द हेयर। यानी कि अगर क्या कहते हैं उसका जो है एक कोई प्रॉपर्टी है, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, उससे अर्निंग्स होती हैं, ऐसे में वो जो ए पर्सन है
इसकी डेथ हो जाती है, वो सारा जो खर्चा जो मेंटेन करता है या फिर जो प्रॉपर्टी है, जो भी उसको खर्चा मिलता है वो इसी प्रॉपर्टी से मिलता है, जो भी उसका करता है, यानी कि जो हेड है उससे जो ये वाइफ है वो क्लेम कर सकती है कि भाई मेरे मेंटेनेंस के लिए पैसे चाहिए। ठीक है। द टर्म एयर इंक्लूड्स ऑल दोज पर्सन और होम द स्टेट ऑफ द डिसीज डिवॉल्व्स। ठीक है। ऐसा अगर उसके नाम पर कुछ भी नहीं है, उसके नाम पर तो उसको कुछ नहीं मिला है, लेकिन उसके बेटे हैं, उसके सन हैं, डॉटर हैं, सबको प्रॉपर्टी मिली है, तो वो इनसे मेंटेन करने के लिए मांग सकती है मेंटेनेंस कि भाई मुझे तो कुछ नहीं मिला है, मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए आपको मेंटेनेंस के मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना पड़ेगा। तो वहाँ पर कोर्ट जो है आप कोर्ट जा सकते हैं। इट डज़ नॉट अराइज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द पर्सन। यहाँ पे जो ए पर्सन है उसके होते हुए किसी और से नहीं मांगेगी, उसके होते हुए तो वो इसी से मांगेगी, अपने हस्बैंड से। ठीक है। लेकिन उसके मर जाने के बाद जो है वो और लोगों से क्लेम कर सकती है, जो कि उस एस्टेट जिनको हिस्सा मिला है, उसको कुछ नहीं मिला है। अगर कुछ मिला होता तो वो केपेबल होती अपने आप को मेंटेन करने की, उसको कुछ नहीं मिला है, जैसे पार्टीशन, विल के थ्रू पार्टीशन हो गया, विल के थ्रू बच गया, उसको कुछ नहीं दिया गया, तो ऐसे में वो मेंटेनेंस मांग सकती है। ठीक है। तो ये जो मेंटेनेंस का जो टॉपिक है, इसमें हम लोग जब भी अगर आपके पास टॉपिक आता है, शुरू से एंड तक बता रही हूँ, मेंटेनेंस आपका हिंदू मैरिज एक्ट में भी 24, 25 की बात करेंगे, और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस में 18, 19, 20, 21 एंड 22 को भी इंक्लूड करके आप मेंटेनेंस का जो टॉपिक है वो इस तरीके से समझाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच।